हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू कर लिया है हमारे न्यू यूनिट को, और ये हमारा लास्ट यूनिट भी है क्लास 12th के सिलेबस का, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको मैंने बताया था कि इस यूनिट में हम 2 चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है 2 चैप्टर्स में। एक चैप्टर होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का और अगला चैप्टर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स जो हैं, बेसिक टर्म्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक फॉरेन एक्सचेंज रेट, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, इस तरह के टर्म्स को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। आज की क्लास को कंटिन्यू क्लास करते हुए हम आगे के टॉपिक पर चलेंगे और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन के तरीकों से। यानी कि बात करेंगे कि कितने टाइप हैं या कितने तरीके हैं जिनकी मदद से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को निर्धारित करते हैं। चलिए शुरू करें और डिस्कस भी साथ साथ में करते चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फटाफट से काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग, सो दैट कि जल्दी जल्दी हमारा जो टर्म वगैरह है, जितने भी टर्म्स हैं वो हम कवर कर लें। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स में हमने सबसे पहले तो जानना है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो कि हमने देखा हुआ है प्रीवियस क्लास में, जहाँ पर हमने बात करी थी कि जब हम एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री, तो जिस रेट पर हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बुलाते हैं। ठीक है, अब है कि इसका निर्धारण आखिर करता कैसे किया कैसे जाता है और करता कौन है। तो जैसा कि समझ में आता है कि भाई $1 बराबर 80 इंडियन रुपीज़ मान के चलते हैं। तो अगर ये 80 इंडियन रुपीज़ होगा $1 बराबर, तो इस बात को किसने तय किया या इसको तय करने वाला व्यक्ति कौन, कहाँ तय होता है, इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम ये सारे टर्म्स सुनते हैं। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब है आपके अंडर द टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में। टोटल 3 तरीके होते हैं एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में। सबसे पहला तरीका है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सबसे पहला तरीका है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है या इसके अंदर कैसे एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है। फिलहाल हम नाम देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो दूसरा तो हो गया भाई फ्लेक्सिबल, जो चेंज होता हो, जो नाम से पता लग रहा है। और तीसरा जो है हमारा वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। सो देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 टाइप हैं याद रखने को। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आपको ब्रीफ कर दूं मैं तीनों को, डिटेल में तो चलेंगे ही, बट ब्रीफ में हम याद कैसे रखेंगे तीनों को। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि जो फिक्स्ड होता है। क्या फिक्स्ड होता है? तो एक्सचेंज रेट, किस रेट पर कितनी करेंसी वन कंट्री की विद दी अनदर कंट्री एक्सचेंज होगी, ये तय कर दी गई है, ये एकदम फिक्स्ड कर दी गई है। और इसको याद रखेंगे कि इसको फिक्स्ड कौन कर रहा है। तो ये एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है बाय दी गवर्नमेंट। दोनों ही कंट्रीज के सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा जब भी कंट्री की करेंसी के वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए, तो जिस रेट पर वो एक्सचेंज हो रहे हैं उस रेट को तय कर दिया गया है म्यूचुअली। लाइक इंडियन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के तौर पर मैं सेंट्रल अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, और सपोज दैट कि यूएस की गवर्नमेंट है और वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी है। सो बोथ द गवर्नमेंट वर फिक्स्ड देयर एक्सचेंज रेट कि भाई हमारी कंट्री की करेंसी का ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है और इतना हमने फिक्स कर दिया है। तो ये फिक्सेशन हो गया है एक्सचेंज रेट का
किसके द्वारा? तो देश की सरकारों के द्वारा इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बुलाते हैं, ठीक है। सेकेंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैं आपको ये ब्रीफिंग कर रही हूँ, आपको मैं बस कीवर्ड दे रही हूँ सो दैट कि उसी से पकड़ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं फिलहाल एक आपको टर्म बता दे रही हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा याद ना भी रहे तो ये बातें तो बिल्कुल दिमाग में होनी ही चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ही देखो समझ में आ रहा है, जो फ्लेक्सिबल हो, फिक्स्ड नहीं है एक्सचेंज रेट, ये वैरी कर रहा है, फ्लेक्सिबल है, फ्लोटिंग है, जो फ्लोट कर रहा है अप एंड डाउन। तो ये जो अप एंड डाउन हो रहा है, ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, वेरिएबल है कह सकते हैं मतलब समझने के लिए। तो इसको कैसे तय हो रहा है? यहाँ पर इस केस में एक्सचेंज रेट का जो फिक्सेशन है वो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के बेसिस पर होता है। तो जब डिमांड और सप्लाई के तौर पर फिक्स किया जाए फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तो उसे हम फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बुलाते हैं। आप देखोगे कि आपके कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का कितना डिमांड है, ओके। आप देखोगे कि आपके कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का कितना सप्लाई है। फॉरेन एक्सचेंज क्या? अपने खुद की कंट्री की करेंसी को छोड़कर बाकी दूसरे देशों की करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बुला रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डिमांड है, डिमांड क्यों होगा तो ये हम और बेहतर समझेंगे आगे। तो डिमांड होने के फॉरेन करेंसी के बहुत अदर पर्पसेस होते हैं, लाइक ट्रेड में तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप दूसरे कंट्री में से ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। ट्रेड एज इन सपोज आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो आप जापान से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप जापान को पे करोगे, तो जो पेमेंट होगा वो इंडियन करेंसी में नहीं होगा, वो जापानीज करेंसी में होगा। तो जो जापानीज करेंसी है उसकी कितनी क्वांटिटी आपके देश में है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नॉट ओनली द जापानीज करेंसी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल सो दैट कि आप इसको थोड़ा सा समझ सको कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब दूसरे कंट्री की करेंसी को इंडिया में स्टॉक करके रख रहे हैं, कितना सप्लाई हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डिमांड कितना है, डिमांड कितना है उस करेंसी का, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई से जब इस चीज़ का फिक्सेशन होता है कि कितना एक्सचेंज होगा वन करेंसी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वन यूनिट के बदले में विद द अदर करेंसी, सो सच सिस्टम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कैसे हुआ ये तय? डिमांड और सप्लाई से। किसके डिमांड सप्लाई से? फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई से। एंड नाउ मूव ऑन टू द थर्ड सिस्टम जहाँ पे है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये ना मिक्स्ड है, ये ना हाइब्रिड है आपका, ओके ये हाइब्रिड है किन चीज़ों का? तो ये मिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम है। दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, याद रखेंगे। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। दोनों को मिला दिया तो मिलाकर बना मैनेज्ड एक्सचेंज रेट या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड भी की जाती है बाय दी गवर्नमेंट और इसमें चीज़ों को फ्री भी छोड़ा जाता है ऑन द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कहने का मतलब हुआ कि मार्केट में, कहाँ के मार्केट में? फॉरेन मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कितना डिमांड है फॉर फॉरेन करेंसीज और मार्केट में कितना सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी एज इन फॉरेन करेंसी का कितना सप्लाई है। तो इन दोनों के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हो रहा है और ये फ्लोटिंग का नेचर है और दोनों को मिला दिया तो मिलाकर बना मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये तीन टाइप्स तो हम लोगों को थोड़े थोड़े आई थिंक समझ में आ गए होंगे, हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखेंगे। अब हम ज़रा डिटेल में बात करते हैं, डिटेल एज इन वन बाय वन करके अब ज़रा डिटेल में समझा जाए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस तरह के एक्सचेंज रेट को यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो इन बातों को अब हम ज़रा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका जो कीवर्ड है वो मैंने आपको दे दिया कि मीनिंग क्या हो गया इसका। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम
लिख देते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है ये जहां पे इन विच exchange rate of currency, exchange rate for currency, exchange rate for currency यहाँ कर देते हैं, is fixed by central authority, central authority as in government, central authority of the country. ठीक है, क्या है? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक्सचेंज रेट जो होता है करेंसी के लिए वो तय किया जाता है देश की सरकार के द्वारा, उसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बुलाते हैं। इसके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल आखिर होता ही क्यों है, इस तरह की स्ट्रैटेजी को गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट करते हैं। तो जो बेसिक अगर आप पूछोगे कि इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का पर्पस क्या है, आखिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कोई भी कंट्री क्यों करती है, तो इसको करने का जो बेसिक पर्पस है दैट इज टू इंश्योर, दैट इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, देश में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी किन चीज़ों में, तो जो स्टेबिलिटी है वो किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी जो एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हो गया आपका, जो ट्रेड वगैरह जो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो इन चीज़ों के लिए जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को फिक्स करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज रेट को तय कर दिया जाता है देश की सरकारों के द्वारा। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पर्पस इज़ टू इंश्योर स्टेबिलिटी, पर्टिकुलरली इन फॉरेन एक्सचेंज हो गया आपका, फॉरेन ट्रेड हो गया, कैपिटल मूवमेंट वगैरह जो होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है आपका, वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स कर दिया जाता है। और भी कई तरह की बातें इसके अंदर आती हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए फॉरेन करेंसीज़ को परचेज़ करते हैं, और इससे ऐसा करके वो क्या करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जब आपका वीक होता है तो वो फॉरेन करेंसीज़ को सेल करते हैं ताकि जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो स्ट्रॉन्गर हो जाए। तो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करते हैं तो बेसिक उनका पर्पस होता है ब्रॉडर लेवल पर इकोनॉमिक बैलेंसेस को अचीव करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का कहीं ना कहीं पर्पस जो है वो आप देखोगे तो स्टेबिलिटी है, मेन पर्पस तो भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं कि वो लार्ज रिजर्व्स रखते हैं फॉरेन करेंसीज़ का। मतलब जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात आती है तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट के केस में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, लार्ज रिजर्व्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में फॉरेन करेंसीज़ को रखते हैं ताकि वो एक्सचेंज रेट के लेवल को फिक्स कर सके, उसको मेंटेन कर सके। इस सिस्टम के तहत हर एक कंट्री जो है वो अपने करेंसी के वैल्यू को फिक्स कर देता है किसी पर्टिकुलर टर्म में, और इस टर्म्स ऑफ लाइक फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आखिर कैसे तय होता है, ये भी एक सवाल आ रहा है ना कि करेंसीज़ को गवर्नमेंट तय कर रहे हैं, लेकिन आखिर कर कैसे रहता है। तो इस सिस्टम के तहत जो करेंसी का वैल्यू है
उसको हर कंट्री, जितने भी लाइक अदर कंट्रीज या ईच एंड एवरी कंट्री की गवर्नमेंट अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रही है तो वो अपने करेंसी के वैल्यू को किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेसिस पर फिक्स करती है। अब ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? तो ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड आपका गोल्ड हो सकता है, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर अदर करेंसी हो सकती है लेकिन वो कॉमन रहेगी। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर किया जाता है सो दैट कि कंट्री की करेंसी को फिक्स किया जाए। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई अदर प्रीशियस मेटल हो सकता है, या फिर जैसा कि मैंने बोला अनदर कंट्री का कोई करेंसी हो सकता है, जो जहाँ पर इंटरनेशनली सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अग्री करें कि हाँ हम सारे मिल करके इसी को एक स्टैंडर्ड के रूप में लेकर के चलेंगे। तो गोल्ड हो गया, मैंने कहा सिल्वर हो सकता है, कोई अदर प्रीशियस मेटल हो सकता है, तो जो भी, लेकिन सबके लिए कॉमन रहेगा। ये नहीं कि सबने गोल्ड में तय करा है, ये चीज़ें जो है वो सबके लिए कॉमन रह सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके कंट्री की करेंसी के वैल्यू को तय किया जाता है। जैसे मैंने कहा अदर कंट्री की कोई करेंसी होगी जिसको सारे प्लीड्स करेंगे, जिसको सारे फॉलो करेंगे। जैसे डॉलर के टर्म्स में आप देखते हो वेन एवर यू वॉन्टेड टू फाइंड द करेंसीज ऑफ अदर कंट्री और उनका वैल्यू, तो आपको उसका जो आंसर है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलता है। तो ये जो डॉलर के टर्म्स में मिल रहा है, तो डॉलर को जो एक्सेप्टेंस मिला है फ्रॉम ऑल दी अदर कंट्रीज, तो वो भी इसी का पार्ट जाएगा, ठीक है, कि एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के रूप में हमने अदर मेटल्स या गोल्ड सिल्वर न लेकर के डॉलर ले रखा है, तो ये आपका उसी चीज़ का पार्ट है। अच्छा, जब डोमेस्टिक करेंसीज जो होते हैं वो दूसरे कंट्री की करेंसीज के साथ टाई कराए जाते हैं, तो इसको हम ना पेगिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम पेगिंग बोलते हैं। और जब वैल्यू ऑफ करेंसी जो है कंट्री का वो फिक्स किया जाता है सम अदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, जब भी वैल्यू ऑफ अ करेंसी को फिक्स किया जाता है विद दी करेंसी ऑफ अदर कंट्री और पर्टिकुलरली गोल्ड, तो इसको हम कहते हैं पैरिटी सिस्टम। इसको हम कहते हैं पैरिटी सिस्टम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू ऑफ अ करेंसी। दिस इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू ऑफ ए करेंसी। किसको? जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी से फिक्स कर दिया जाता है, किस टर्म्स में? तो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और मे बी इन टर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में ऑलमोस्ट जो बातें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। क्या है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कैसे फिक्स किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसके अंदर किन किन टर्म्स को इंक्लूड करते हुए सरकार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को शामिल करती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ मैं यहीं पर आपको बता दूं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स क्या क्या होंगे और डिमेरिट्स क्या क्या होंगे, सो दैट कि एक ओवरऑल में हमारा टॉपिक जो है वो कवर अप होता जाएगा। उसके बाद हम अदर एक्सचेंज रेट पर मूव करेंगे। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे चलें। सबसे पहले हम मेरिट्स पे बात करते हैं कि इस सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं, मेरिट्स क्या क्या है, पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम से सबसे पहला फ़ायदा कि आपको एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या है फंडा कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो फिक्स्ड कर देते हैं कंट्री की करेंसीज के वैल्यू को। अब जब ऐसा होता है ना, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को काफ़ी हद तक संतुलन मिलता है, काफ़ी हद तक स्थिरता मिलती है कि अब बहुत समय तक ये फ्लक्चुएट तो करेगा नहीं, चीज़ें फिक्स्ड हो गई हैं। अब जब चीज़ें फिक्स्ड हो गई है तो कोई भी अनसर्टेनिटी की केस और अनसर्टेनिटी की बातें जो है वो होती ही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। मतलब
अब लोगों को भी पता है, इकोनॉमी के लोगों को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि भाई जब सब कुछ तय ही कर दिया है ऑलरेडी, तो इससे क्या होगा कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो अब आना ही नहीं है, क्योंकि हमने फॉरेन एक्सचेंज फिक्स करा हुआ है। और जब ये होता है तो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, और फिर वो जा करके करते हैं ट्रेड, फिर वो करते हैं कैपिटल मूवमेंट, फिर वो करते हैं स्पेक्यूलेशंस, और इन तमाम चीज़ों को वो बहुत फ्री माइंड से करते हैं, बहुत स्टेबिलिटी के साथ करते हैं कि फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहने वाला है, तो वन कंट्री की करेंसी अदर कंट्री की करेंसी के साथ फिक्स्ड कर दी गई है। अब हम इतना ट्रेड कर सकते हैं, अब हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा। तो ये चीज़ इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में संतुलन को बढ़ाता है, स्थिरता को बढ़ाता है, नॉट द संतुलन बट हाँ स्थिरता को बढ़ाता है। तो स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट आपको मिल जाता है इमीडिएट, किसकी मदद से, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मदद से हर एक कंट्री में, which promotes the foreign trade, which promotes the basically foreign exchange in terms of trade, in terms of capital investment, in terms of movement of people, in terms of speculations and so on, and lot more things. Now next point of merit is it promotes international इन्वेस्टमेंट। देखो फर्स्ट पॉइंट जो है ना, उसके अंदर जितनी बातें हमने करी है, अब तुम देखोगे सारे पॉइंट्स उससे मिलते मिलते हैं। तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात आती है तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में एक स्मूथ फ्लो आपको देखने को मिलता है फॉरेन कैपिटल का बिटवीन द नेशंस। ठीक है, बहुत स्मूथ हो जाता है, बिकॉज लोगों के दिमाग से वो डर निकल जाता है कि करेंसी का वैल्यू कहीं डाउन हो गया, कहीं अप हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा, हमें नुकसान होगा, ये वाला चीज़ ख़त्म हो जाता है सिस्टम, और बहुत स्मूथ हो जाता है फ्लो जो है फॉरेन कैपिटल का बिटवीन द नेशंस। बोथ जो होते हैं, लेंडर जो होते हैं, बोरोवर होते हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं टू लेंड और बोरो इन ऑर्डर टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर वो श्योर ना हो कि रेट ऑफ एक्सचेंज का क्या होना है। अगर मुझे ही कहा जाए कि आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कहीं इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट से पहले मैं एक बार तो ज़रूर सोचूंगी कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुझे रिटर्न ऑफ बेनिफिट, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट क्या आने वाला है। अगर मुझे लगेगा, मुझे ये लाइक डाउट होगा दिमाग में कि नहीं, किसी भी तरह से फ्लक्चुएशंस आएगा और पैसा डूब सकता है, कम हो सकता है, प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस हो सकता है, तो ये वाला काम फिर ना लेंडर करेगा ना बोरोवर करेगा। उधार लेने वाला भी नहीं उधार लेके काम करने वाला है, और उधार देने वाला भी बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज उसको भी लगेगा कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन जब आपकी चीज़ें जो है वो फिक्स्ड कर दी जाए, जब एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही फिक्स्ड कर दिया जाए, तो इस केस में दिमाग में बोरोवर के भी, लेंडर के भी एक तरह की स्थिरता आ जाती है कि अब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इंटरनेशनली कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने अपने कंट्री की करेंसी को फिक्स कर रखा है। सो एक स्टेबल एक्सचेंज रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को, एंड दिस इज द रीज़न व्हाई दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज। क्यों आखिर इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया जाता है? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड अदर थिंग्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने खत्म किया जिस पॉइंट से, दैट इज इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए सेम बात है, अगर आप समझ रहे हैं तो चीज़ों को जब फिक्स कर दिया गया है, फ्लक्चुएशंस की सर्टेनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी जो है कि नहीं ऐसा होगा ही या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो दिमाग से एक बार बाहर चली गई हैं। तो अब क्या होगा कि एज अ रिज़ल्ट जब एक्सचेंज रेट ही फिक्स्ड है तो लोगों में एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, पीपल विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड देन दे वर ट्राइंग टू कंटिन्यू इन देयर प्रोडक्शन, इन देयर ट्रेडिंग, और वो कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू फ्यूचर के लिए भी करेंगे। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि फॉरेन ट्रेड जो है, विदेशी व्यापार जो है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, वो स्मूथ तो हो ही गया है, साथ ही साथ वो क्विक भी हो गया है, क्विकली भी होगा, जल्दी जल्दी होगा, बिकॉज दिमाग में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस है। देखो कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज जो प्रॉब्लम है, जो एक तरह का थॉट है कि लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान होगा, इस तरह की चीज़ों को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ना काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया जाता है। तो लोग काफ़ी फ्री हो जाते हैं, और जब वो स्टेबल होते हैं देन दे विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। और जब कॉन्फिडेंट हैं तो फिर काम करेंगे, कोई डर नहीं है, प्रेजेंट में भी करेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे, और ओवरऑल लोगों का भी फायदा है और कहीं ना कहीं देश का भी तो फायदा है ही है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। प्रिवेंट स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज इट? तो स्पेक्युलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, हिंदी में कहें सट्टेबाजी, सौदेबाजी, ठीक है। तो लोग जनरली सौदा करते हैं, सट्टा लगाते हैं, ठीक है। तो सट्टेबाजी तभी लगा पाते हैं लोग या कर पाते हैं जब अनसर्टेनिटी की स्थिति होती है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो एक स्पेक्युलेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो इससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस की इन फॉरेन एक्सचेंज, वो अपने आप स्मूथली एलिमिनेट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ होते हैं अमंग द कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज, वो ना प्रिवेंट होता है, वो रुकता है। प्रिवेंट मतलब रोकथाम, रुकना, तो वो रुक जाता है। और ये भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सही है, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये भी एक मेरिट है आपके फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के फिक्सेशन से और भी फ़ायदा ये होता है कि जो द वर्ल्ड जो होता है वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। फिक्स्ड हो गया है तो इकोनॉमिकली हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज फिक्स्ड कर लिया है, तो दिमाग से डर चला गया कि लॉस का, स्पेकुलेशन का, वो ख़त्म हो गया। तो जो ट्रेडिंग है बिटवीन द नेशंस, जो रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, मैं बार बार कह रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं, और हम फ्री हो करके दूसरे देशों के साथ ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को बढ़ा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वर्ल्ड जो होता है वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारा पैसा दूसरे कंट्री में लगा हुआ है, दूसरे कंट्री का पैसा तीसरे कंट्री में लगा हुआ है, तीसरे कंट्री का चौथे में लगा हुआ है, एंड वी ऑल आर इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ मनी हम इंटरडिपेंडेंट है ऑन दी अदर्स। तो ऐसा होने से फिर होता क्या है कि देयर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट। फिर भाई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंट्री वाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं, हमारा पैसा लगा हुआ है कहीं, दूसरे कंट्री का पैसा लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर ज़रूरी है क्या? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है जो नेशंस के बीच में होना चाहिए। ज़रूरी है क्या? तो मैक्रो पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को उनके एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रखते हुए बनाए जा सकें, जिससे कि अपना भी फ़ायदा हो सके, दूसरे कंट्री का भी फ़ायदा हो सके। तो it prevents countries from undertaking arbitrary and competitive depreciation or devaluation for their currencies, which would be disadvantageous to their trading partners। देखें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक फ़ायदा है कि कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बेहतर तरीके के हों, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कंट्री के फेवर में हो, उस तरह की पॉलिसीज़ के मेकिंग प्रोसेस के लिए ये काफ़ी हद तक ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल है, इम्पॉर्टेंट है, सो दैट कि भाई